नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। चलिए, हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये आपके प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला टेक्नीशियन और जो भी एग्जाम होते हैं, अगर उसमें आपके जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं तो उससे आप इसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये जरूर काम आएगा। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, पिछला वाला क्लास हमारा यूनिट और मेजरमेंट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज हमने करा था। आज हम कार्य पर आधारित यानी वर्क पर आधारित जो है हम प्रश्न सीरीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर देने का भी प्रयास करिएगा। बाकी हम इसका संपूर्ण एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक पहला आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। प्रश्न हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। ठीक है, चार ऑप्शन आपको बताना है कि एक घूमता हुआ पहिया क्या अधिक काम कर सकता है, दूसरा ऑप्शन है बंदूक की एक चलती हुई गोली, तीसरा दिया है गतिशील पत्थर और चौथा दिया है एक उठाया हुआ हथौड़ा। में आपको बतानी है कि कौन सा जो है अधिक कार्य कर सकता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे कार्य की बात किया गया है ना। यहाँ पे कौन सबसे अधिक कार्य कर सकता है, वर्क वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, इसका जो है यहाँ पे कहा गया है कि कौन ज्यादा जो है कार्य कर सकता है। हमको ये पता है कि किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापन की आवश्यकता होती है ना। कार्य बराबर क्या होता है, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा वर्क का जो है फॉर्मूला होता है। यानी कोई भी वस्तु जब भी कार्य करता है तो उस वस्तु पर हमको जो है फोर्स लगाने की आवश्यकता पड़ती है, और जब हम उस वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह जो है कुछ न कुछ विस्थापन उसमें अवश्य होता है। तो ये दो चीजें डिपेंड करती है बल पर। अब यहाँ पे हमको पूछा गया है कि कौन अधिक जो है कार्य कर सकता है। ठीक है, कौन अधिक जो है कार्य कर सकता है, तो जिसकी, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जिसकी विस्थापन और जो बल का मान है अगर वो ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा दूरी ज्यादा जो है वो कार्य करेगी। ठीक है, तो पहला पहला अगर हम देखें, एक घूमता हुआ पहिया। ठीक है, पहिया घूमेगा, है ना, एक घूमता हुआ पहिया अगर वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार का तो वो ज्यादा कार्य नहीं करेगी। बंदूक की एक चलती हुई गोली, ठीक है, गतिशील पत्थर है, अगर पत्थर गतिशील है, फोर्स लगा हुआ है लेकिन गतिशील है, कुछ दूरी जाकर के रुक जाती है, तो उसमें भी कुछ न कुछ कार्य जरूर किया जाएगा। एक उठाया हुआ पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा में केवल हम क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन अभी उसको उठा के रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है, तो उसमें भी कार्य होगा लेकिन नेग्लिजिबल या जीरो अपन मान सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे बी ऑप्शन होगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली, है ना, बंदूक की गोली जब चलती है तो यह न्यूटन की गति के तीसरे नियम अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का पालन करती है। बंदूक की निकली गोली को अधिक दूरी तक विस्थापित करती है ना। इसमें जो बंदूक चलती है वह क्या करती है, जो निकली हुई गोली रहती है इसको ज्यादा से ज्यादा दूरी तक विस्थापित करती है, और ज्यादा अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसमें किया गया जो कार्य है वो भी क्या होगा, अधिक होगा। इसलिए बी ऑप्शन हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा कि बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है सबसे अधिक कार्य कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गई सभी को। चलिएगा प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें दी गई है, ये एक न्यूमेरिकल प्रश्न है तो इसको हम सरल करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हमको क्या क्या चीजें दी गई है, एक तो फोर्स का मान दिया है, बल हमको दिया है कितना, 20 न्यूटन। ठीक है, बल हमको दिया हुआ है 20 न्यूटन, साथ ही साथ
हमको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है यानी विस्थापन दिया गया है कि वस्तु पर जब हम 20 न्यूटन का बल लगाते हैं तो 2 मीटर क्या होती है, विस्थापित होती है। और साथ ही साथ उस पर किया गया कार्य भी हमको दिया गया है, कितना कार्य किया जाता है उस पर, 20 जूल का जो है कार्य किया जाता है। इसलिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला, कौन सा, कार्य, कार्य यानी W बराबर, और एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, बल और विस्थापन के बीच कोण। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच कोण यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है कितना, सॉरी, कोण निकालना है अपने को, है ना, थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो कोण अपने को निकालनी है, मतलब जाहिर सी बात है कि जो फोर्स लगेगा वो कैसे होगा, या तो बेसिकली लगेगा या परपेंडिकुलर लगेगा, है ना, या तो साइन थीटा या कॉस थीटा में लगेगा। ठीक है, तो W बराबर हमारा एक फॉर्मूला आता है, बल इंटू विस्थापन तो रहेगा ही, और साथ में कैसे विस्थापन रहेगा, कॉस थीटा, है ना। ये एक बल का जो है, ये एक कार्य का जो है सूत्र आता है, तो इसी सूत्र का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। यहाँ पे W इक्वल हमको दिया हुआ है 20, कार्य का मान 20 दिया है, फोर्स हमको दिया है 20 न्यूटन, गुणित विस्थापन हमको दिया है 2, गुणित कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब यहाँ से इसको सरल कर दीजिएगा, 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर आ गया 1/2। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 1/2। और हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर 1/2, इसका होता है मान, कॉस 60 अंश का मान होता है, कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 60 अंश आ गया। ठीक है, थीटा बराबर हमारा कितना आ गया, 60 अंश आ गया, क्योंकि 60 अंश का मान हमारा कितना होता है, 1/2 होता है, इसलिए जो एंगल है, जो कोण है बल और विस्थापन के बीच, उसका मान कितना आ गया, 60 अंश आ गया। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी न्यूमेरिकल को जो है सरल कर सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से, कार्य बराबर एफ डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिएगा, अगर परपेंडिकुलर विस्थापित करता तो साइन थीटा होता, लेकिन यहाँ पे जो है 2 मीटर तक विस्थापित कर दिया है बोला है, इसलिए हम कॉस थीटा का उपयोग करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, देखो, एक पोर्टर है जो जमीन से क्या करता है, 12 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना हमको करनी है। जी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको सरल कर देते हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा। तो किया गया कार्य, किया गया कार्य, अब देखो यहाँ से किया गया कार्य यानी W, कार्य अलग अलग तरीके से हो सकता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, जमीन से सामान को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है ना, जमीन से क्या किया जाता है, ये हमारा जमीन है। ठीक है, ये हमारा जमीन है। अब इस जमीन से यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु को क्या किया जाता है, ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, उस वस्तु को क्या किया जा रहा है, ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है। अब ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा रहा है तो इसमें क्या क्या चीजें कार्य करेगी, एक तो इस पर गुरुत्व बल कार्य करेगा यानी जी इस पर कार्य करेगा, साथ ही साथ कुछ हाइट तक इसको हम उठाएंगे, और साथ ही साथ इस वस्तु का द्रव्यमान, ये 3 चीजें कार्य करेंगी। ठीक है, जो इसमें फोर्स कार्य करेगा, F इक्वल टू एम जी, है ना, जो भी इसमें फोर्स कार्य करेगा वो गुरुत्व के अधीन होकर के कार्य करेगा, इसको जो हम गुरुत्व बल कहेंगे। और साथ ही साथ जो विस्थापन होगा ये ऊंचाई में हो रहा है इसलिए h हो जाएगा, मतलब इस पर जो किया गया कार्य है ना, इस पर जो किया गया कार्य है, ये तो F इक्वल एम इंटू जी, ये तो फोर्स हो गया, और ये h क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा, मतलब इस पर किया गया जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, एम जी इंटू एच, क्या हो जाएगा, एम जी एच। अब यहाँ से m की वैल्यू हमको दिया गया है
m की वैल्यू हमको यहाँ पे दिया गया है कि 12 kg का सामान उठाया जा रहा है, 12 गुणित g की वैल्यू हमको बताया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू h कितने मीटर तक उठाता है, 1.5 मीटर तक उठाता है। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12×6 और 12×12 यानी 180 जूल जो है आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो। तो कार्य जो है अलग अलग हिसाब से लग सकता है। अगर वस्तु को हम उठा रहे हैं तो उस पर जो कार्य करेगा वो हो जाएगा W इक्वल mgh। mg क्या होगा, उस पर लगाया गया बल होगा गुरुत्व के अधीन, और h क्या हो जाएगा, वस्तु को कितनी ऊंचाई तक हम उठा रहे हैं, यानी वह उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 180 जूल जो है इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, प्रश्न क्रमांक अगला, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको बल की जो है कैलकुलेशन करनी है कि बल कितना होगा। ठीक है, सरल कर देते हैं इसको भी। क्या क्या चीजें हमको यहाँ पे दिया गया है, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कार्य बराबर क्या होता है। हम सभी जानते हैं कार्य यानी W बराबर होता है बल, बल यानी फोर्स इनटू, इसको हम विस्थापन कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे दूरी शब्द का प्रयोग किया गया है इसलिए मैं इसको विस्थापन न लिख करके दूरी लिख देता हूँ, डी। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में किया गया है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें दिया गया है। एक तो W दिया गया है हमको कि 20,000 जूल का कार्य किया जाता है, और हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है ना। हमको दिया गया है दूरी यानी डी की वैल्यू कितना, 4000 मीटर, और क्या क्या चीजें दी गई है, ये दो चीजें हमको दिया गया है। ठीक है, हमको निकालना क्या है, इसलिए इसलिए कार्य कार्य यानी W यानी 20,000 बराबर क्या हो जाएगा हमारा बल, बल हमको निकालना है F की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 4000। ठीक है, अब यहां से देख लो F इक्वल क्या हो जाएगा, F इक्वल हो जाएगा 20,000 बटे 4000, 20,000 बटे कितना हो जाएगा 4000। अब 20,000 बटे 4000 कर दीजिए, कितना आएगा, 4 पंचे 20 यानी 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 न्यूटन, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमको पूछा गया था कि कितना बल उसमें लगेगा, लागू किया गया बल हमको पूछा गया था, कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। ये तो बहुत ही सरल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट। तो अलग अलग टॉपिक वाइज मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ, है ना। यूनिट मेजरमेंट का हमने देखा, आज हम कार्य का देखेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो भी चैप्टर आएगा उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो उस पर किए किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। देख लो, तो ये तो हमारा परिभाषा हो गया। कैसे परिभाषा हो गया, जूल की परिभाषा। कार्य का मात्रक जूल होता है, आप सभी जान रहे हैं। तो जब भी कोई वस्तु एक निश्चित जब भी कोई वस्तु पर कुछ बल लगता है तो वह 1 न्यूटन का बल जब लगता है तो वह क्या करती है, 1 मीटर की दूरी विस्थापित हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये तो हो गया डायरेक्ट परिभाषा, तो इसको सरल करने की जरूरत नहीं है। 10 जूल, 100 जूल, 0.01 जूल, तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा 1 जूल। ठीक है, 1 जूल इसका आंसर हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, प्रश्न क्रमांक अगला, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किए गए कार्य कितना होगा। देख लो, सर्वप्रथम हमको क्या क्या चीजें दी गई है वो हम लिख लेते हैं। हमको दिया गया है m की वैल्यू, यानी द्रव्यमान की वैल्यू कितना, 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु बोला गया है ना।
क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। तो पहला तो हमको दिया गया है इसकी प्रारंभिक गति, इसको मैं मान लेता हूँ v1। ठीक है, प्रारंभिक गति को मैं मान लेता हूँ v1 कितना दिया है, v1 दिया है हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, v1 मेरा दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड। फिर बोला गया है कि इसकी गति को 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए, मतलब अब हमको जो वेग है उसको कितना करना है, 10 मीटर प्रति सेकंड जो है बढ़ाना है। ठीक है, मतलब 5 मीटर से अपने को 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाना है। तो इस पर किया गया कार्य कितना होगा, तो इस पर किया गया कार्य हमको गणना करनी है। तो जब भी वस्तु गतिशील रहती है, ठीक है, जब भी वस्तु जो है गतिशील रहती है तो इसकी इसकी गति को हमको 5 मीटर से 10 मीटर बढ़ाना है। मतलब अभी वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो जब भी वस्तु गति करती है तो उस पर जो कार्य करता है वह उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, जब भी वस्तु गतिशील रहता है यानी गति को उसका बढ़ाया जाता है तो जो उसका किया गया कार्य होता है वो उसकी गतिज ऊर्जा के जो है बराबर होता है। और किसी भी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है यानी वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य या उसकी हम इसको गतिज ऊर्जा भी कह सकते हैं, W बराबर ये होती है 1/2 mv²। ठीक है, m इंटू डेल वी ऐसे भी लिख सकते हैं या v² आप इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। और डेल वी यानी दोनों जो हमारा वेग दिया गया है इनका बीच में अंतर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू द्रव्यमान हमारा दिया है 4 इंटू v² हमारा क्या हो जाएगा 10 माइनस 5। तो एक एक करके स्क्वायर लिखेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अंतर है, डेल भी मतलब अंतर दोनों के बीच में, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इस तरीके से हम लिखेंगे। अब इसको सरल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 10 का घात 2 करेंगे तो 100 हो जाएगा, माइनस 5 का घात 2 करेंगे तो 25। ठीक है, अब ये हो गया 1/2 गुणित 4 गुणित 100 में 25 घटा दीजिए 75 आ जाएगा। 2 से इसको घटाएंगे तो 2 दूने 4 आ जाएगा और 75 दूनी कितना हो जाएगा 150। कितना आ जाएगा 150 जूल। अतः उस वस्तु पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा 150 जूल। क्लियर है, समझ में आ गई कैसे कैसे अपन किए। तो इसमें जो वस्तु है वो कैसी है, क्षैतिज दिशा में गतिशील है, 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग है पहले, और उसके बाद उसकी वेग को हम जब बढ़ा देते हैं तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। मतलब वस्तु क्या कर रही है, लगातार गतिशील है क्षैतिज दिशा में, है ना। तो जब भी वस्तु गतिशील होती है तो उस पर जो कार्य करता है वह गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। इस वजह से हमने गतिज ऊर्जा को कार्य के रूप में लिया और फॉर्मूला उसका लगाया 1/2 mv²। यहाँ पे v क्या हो जाएगा, जो हमारा वेग में परिवर्तन हो रहा है उसका मान हो जाएगा। तो 10 और 5 का हो रहा है परिवर्तन, है ना, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया 150 जूल यहाँ पर निकल करके आ गया। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिएगा अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा आता है 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। यदि जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का मान हमको दिया गया है। अब देखो, अब इसको सरल करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमको गेंद का जो द्रव्यमान है यानी m की वैल्यू है ये कितनी दी गई है 0.1 किलोग्राम। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद बोला गया है, तो गेंद का द्रव्यमान हमको दिया गया है 0.1 किलोग्राम। अब गेंद को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। ठीक है, तो गिराने के कारण से वह कुछ न कुछ ऊंचाई तय करेगी या दूरी तय करेगी। तो इसको मैं मान लेता हूँ d बराबर 2 मीटर। ठीक है, दूरी तय करी कितनी 2 मीटर।
या इसको डी न लिख करके ऊंचाई भी आप लिख सकते हो h, ठीक है, इसको डी न लिख करके आप इसको ऊंचाई भी लिख सकते हो h, जैसा भी लिखिए आप। और हमको क्या चीज दिया गया है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीन चीजें हमको यहाँ पे दी गई है। हमको क्या करना है, लगने वाला जो कार्य है वो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्य लग रहा है वह कैसे लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन यहाँ पे कार्य हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने से गेंद पर होने वाला जो कार्य है वो लग रहा है। तो जब भी वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उस पर जो कार्य करता है वह स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। जैसे गतिशील रहा तो गतिज ऊर्जा के बराबर था, ये इसको हम ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो इस पर जो लगने वाला कार्य है वह क्या हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, अभी जस्ट हमने करा, ठीक है। तो वर्क बराबर हो जाएगा mgh, इसी वर्क को कहा जाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, इसी को क्या जाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पीई से इसको डिनोट करते हैं, पीई बराबर डब्ल्यू बराबर mgh, ठीक है। अब यहाँ पे हमको निकालना है किया गया कार्य, यानी डब्ल्यू की वैल्यू हमको निकालनी है। तो m हमारा दिया है 0.1 इंटू जी हमारा दिया है 9.8 इंटू h हमारा दिया है कितना, 2 मीटर। सबको गुणा कर देंगे, गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 की 6 और 2 निया 18 और एक ये आ गया 19.6 गुणित 0.1 और कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.96 जूल और यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ए ऑप्शन आ रहा है हमारा, ठीक है, चलिएगा, ठीक है, समझ में आ गया कैसे हम करें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा। तो ज्यादातर कार्य वाले जो चैप्टर रहेंगे इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ न कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। मैं दोनों को इंक्लूड करके यहाँ पे चल रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी चल रहे हैं, साथ ही साथ अगर कुछ कंटेंट वाली थ्योरी वाली अगर कुछ क्वेश्चन आ जाती है उसको भी लेकर के मैं चल रहा हूँ। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु पर लगने के बावजूद, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन खाली स्थान हो। देखो आप सभी जान रहे हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। अगर इसमें से कोई एक वैल्यू जीरो हो जाती है तो कार्य जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बल और जो विस्थापन है इन दोनों पर डिपेंड करता है कार्य। अगर बल नहीं लग रहा है तो कोई कार्य होगा नहीं, अगर बल लग रहा है और विस्थापन नहीं हो रहा है तो भी कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वस्तु पर बल लगने के बावजूद, हम बल तो लगा रहे हैं लेकिन उसमें जो विस्थापन है उसमें जो कार्य है वो कैसे हो रहा है, शून्य हो रहा है। बल तो लगा रहे हैं जरूर लेकिन कार्य कैसे हो रहा है, शून्य हो रहा है। तो उसका विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। तो उसका विस्थापन भी क्या होगा, शून्य। भाई जब आप दीवाल को धकेलते हो तो क्या दीवार विस्थापित हो जाती है, नहीं हो जाती, लेकिन हमारे द्वारा बल तो लगाया जा रहा है ना भाई, हमारे द्वारा बल उसमें लगाया जा रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, मतलब हमने कोई भी प्रकार का कार्य नहीं किया। क्योंकि कार्य बोलता ही है कि बल लगाए तो वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। बल लगाए तो वस्तु में विस्थापन होना चाहिए, बल में किसी भी प्रकार का विस्थापन नहीं हो रहा है, मतलब हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा डी, शून्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ध्यान रखेंगे, ये आएगा इसका आंसर। इसका भी मात्रा क्या होता है, जूल होता है। कार्य करने की दर हमारी शक्ति कहलाती है, कार्य करने की क्षमता हमारी ऊर्जा कहलाती है। ध्यान रखेंगे इसको, शक्ति और ऊर्जा दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रश्न। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है खाली स्थान होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा
या उसका मान शून्य होगा, या वह नियत रहेगा, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। मतलब कोई भी वस्तु है, ठीक है, उस पर लगातार क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। कोई भी पिंड है, कोई भी निकाय है, कोई भी बॉडी है ना, उस पर क्या हो रहा है, लगातार कार्य हो रहा है। अब किसी भी बॉडी पर अगर लगातार कार्य होता रहेगा, तो अभी हमने जस्ट चर्चा किया कि वस्तु में अगर लगातार उसकी कार्य करने की दर जो है लगातार बढ़ रही है, तो उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का ह्रास तो नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा, नियत भी नहीं रहेगा। अगर वृद्धि हो रही है, लगातार उस पर कार्य हो रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि हो। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए जो है आवश्यक होता है। अतः जिस कारण से किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसको हम ऊर्जा की संज्ञा जो है दे सकते हैं। अर्थात यदि कार्य का मान धनात्मक होगा, कार्य अगर पॉजिटिव होगा, तो निकाय पर कुछ न कुछ कार्य जरूर होता रहेगा, जिससे उसकी ऊर्जाओं में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। दूसरा दिया है सचिन 4 किलोमीटर चलता है। तीसरा दिया है एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है। चौथा दिया है अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। इसमें आपको बताना है कि कौन से ऐसा एग्जाम्पल है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस पर कार्य नहीं हो रहा है। तो सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मतलब कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है, इसमें भी वजन उठाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें भी कार्य हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, इसमें भी जो है दौड़ करके क्रिकेट खेलता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इसमें भी कार्य हो रहा है। लेकिन कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर के खड़ा है, तो यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है, भार जरूर उसमें उठाया जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी भी प्रकार का नहीं हुआ है। इस वजह से हम नहीं कह सकते कि उस पर कार्य हुआ है कि नहीं। कार्य उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इस पर किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा रहा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, पहला है विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, या आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, और चौथा ऑप्शन दिया है विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। चलिएगा कौन सा इसका हो जाएगा, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब, देख लो, जब जब भी हम किसी भी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, तो कार्य हमारा क्या कहता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। ये कार्य की परिभाषा है ना भाई। कार्य हमारा क्या क्या कहते हैं, कार्य बल गुणित बल की दिशा में हुआ विस्थापन। तो बल की दिशा में जब विस्थापन होगा, तो वो कैसे होगा, धनात्मक कार्य होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, विस्थापन बल की दिशा में होता है, लंबवत नहीं होता, विस्थापन तो होता ही है ना। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि बल हम जब भी वस्तु पर लगाते हैं, तो विस्थापन भी बल की दिशा में ही होता है। जिधर हम बल लगा रहे हैं, अगर इधर बल लगा रहे हैं किसी भी वस्तु में, तो विस्थापन भी इधर ही होगा वस्तु में, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बल इधर लगा रहे हैं और वस्तु इधर चली जाएगी, खींचेंगे तब जाएगी, तो खींचेंगे तो भी इधर हम बल लगाते हैं। पुश और पुल, दो दो चीजें हम करते हैं, दो तरीके से हम बल लगाते हैं। एक तो हम पुल करेंगे, यानी वस्तु को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, और दूसरा पुश करेंगे, वस्तु को धकेलेंगे। तो खींचेंगे तो इधर बल लगेगा, तो वस्तु का विस्थापन भी इधर होगा, और पुश करेंगे तो इधर बल लगेगा, वस्तु का विस्थापन भी इधर ही। ठीक है, तो जिस दिशा में हम बल लगाते हैं, उसी दिशा में वस्तु का विस्थापन भी होता है और किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। देख लो, कार्य शून्य होने की स्थिति में, अब अभी अभी जस्ट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा,
W बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ये मैंने बताया था, एंगल वाला, कोण वाला जब भी हमारा रहता है तो ये फॉर्मूला हमारा होता है। अब यहाँ पे बोला गया है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होगा। कार्य शून्य होने की स्थिति, अब इसमें कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच जो कोण रहेगा वह कैसा होगा? देखो कोण कैसा होगा, एफ बराबर यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, एफ बराबर यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो एफ बराबर अगर जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो कार्य को हम जीरो कर देते हैं, कार्य शून्य यहाँ पे बोला गया है, तो अब ये शून्य हो गया, शून्य बराबर हमारा आ गया एफ इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। एफ का मान यहाँ पे शून्य नहीं होगा, क्योंकि एफ शून्य हो जाएगा तो पूरी वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो एफ शून्य नहीं हो सकता। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं, इन दोनों को पक्षांतर कर देते हैं, तो cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या बच जाता है, शून्य बच जाता है। और cos थीटा में शून्य किसका मान होता है, cos थीटा में शून्य मान होता है cos 90 अंश का, इसलिए थीटा का मान मेरा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थीटा का मान 90 अंश हो जाएगा। मतलब कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, 90 अंश, ठीक है। अगर कार्य शून्य होता है तो उसके बीच का जो कोण है वो कैसे होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद अगला प्रश्न। उम्मीद है सबको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट जो है कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसके बाद। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होता है, तो किया गया कार्य है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है ना। इसमें आपका फोर्स दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हमको बताना है कि कार्य क्या होगा। तो W बराबर F इंटू डी होता है, आपको बताना है कार्य F दिया हुआ है 20 और डी दिया हुआ है हमारा 4, तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 यानी 80 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल था। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखो किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। देखो कार्य होता है यानी W बराबर F इंटू डी, F इंटू ये होता है फॉर्मूला हम ना? किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है ये हमको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर, ठीक है। भौतिकी में कार्य का अर्थ क्या होता है, कार्य को हम कैसे समझते हैं, तो बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया कार्य कहलाती है। मैं बार बार यही दोहरा रहा हूं, है ना, कि बल और उसकी बल की दिशा में हुआ विस्थापन को हम कहते हैं कार्य। मतलब कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन, W बराबर F इंटू डी। अतः जो कार्य है ना, जो कार्य है इसमें किसी भी प्रकार का द्रव्यमान की चर्चा यहाँ पे नहीं करी गई है, ठीक है, किसी भी प्रकार के द्रव्यमान की चर्चा यहाँ पे नहीं करी गई है। मतलब यह बल और विस्थापन पर निर्भर करता है, न कि वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है। तो बल पर तो निर्भर करेगा, ये नहीं करता है बोला है, बल पर निर्भर करेगा, विस्थापन पर भी निर्भर करेगा और कोण पर भी निर्भर करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण लगता है, क्योंकि कोण वाला हमारा होता है एफ डी कॉस थीटा, इस पर भी ये निर्भर करेगा, लेकिन द्रव्यमान पर किसी भी प्रकार से निर्भर नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करिए। ये तो आसानी से निकाल सकते हैं,
विस्थापन D बराबर हमारा हो जाएगा W/F, यानी कार्य बटे हमारा बल हो जाएगा। और कार्य हमारा दिया हुआ है 56 जूल बटे बल हमारा दिया है 7 न्यूटन। तो 7 अट्ठे 56 यानी कितना हो जाएगा 8 मीटर का विस्थापन। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। ठीक है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अपरिमित होगा या शून्य होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको जो है बतानी है कि क्या होगा। ठीक है, देखो, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। तो देख लो, हम ये जानते हैं W इक्वल F इंटू D कॉस थीटा। ठीक है, अब हवा इस तरीके से चल रही है और कार जो है आगे कुछ इस तरीके से जो है आगे इधर बढ़ रहा है। तो हवा इधर चल रही है, कार इधर बढ़ रहा है, मतलब सीधी रेखा में चल रहा है। सीधी रेखा में चल रहा है मतलब थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, सीधी रेखा में चल रहा है मतलब वस्तु और उनके बीच जो लगने वाला विस्थापन है, इसके मध्य कोण कितना हो जाएगा 180 अंश का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा F इंटू D इंटू कॉस 180 अंश। ठीक है, कितना हो जाएगा कॉस 180 अंश, और कॉस 180 अंश का मान हमेशा किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। ठीक है, हमेशा किस में आता है, ऋणात्मक में आता है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कार पर हवा द्वारा किया गया जो कार्य है वह भी कैसे होगा, ऋणात्मक हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, ठीक है, 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। फिर से वही। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे हमको क्या किया जाता है, लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है, वजन यानी इसको हम भार बल कह सकते हैं भाई, वजन यानी भार बल कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा वजन यानी W बराबर हमारा दिया है 200 न्यूटन, तो हम भार बल कह सकते हैं। एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। ठीक है, ऊंचा है वृक्ष यानी h की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहाँ पे ऊंचाई की संज्ञा दी, तो h इक्वल क्या हो जाएगा 2 मीटर। अब कार्य, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ऊंचाई में है इसलिए इस पर कौन सा कार्य करेगा, भार बल गुणित उसकी ऊंचाई। ठीक है, भार गुणित ऊंचाई ये कार्य करेगा। तो भार इसकी है 200 न्यूटन गुणित इसकी ऊंचाई कितनी है 2 मीटर है, इसलिए इसका जो कार्य है किया गया वो कितना हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा। ठीक है, इस पर जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, लड़की द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। ठीक है, तो देख लो, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, दीवार को हम धक्का देते हैं, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल बताया, दीवार को धक्का देते हैं तो फोर्स तो हम लगाते जरूर है, लेकिन दीवार किसी भी प्रकार का टस से मस नहीं होता, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो किया गया कार्य भी हमारा क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे यही बोला गया है कि कौन सा कार्य का उदाहरण नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा
5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य होगा। सेम प्रश्न है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बनाइए, इसको आप बनाइए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर कमेंट करिए कि कौन सा इसका आंसर आएगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन या चौथा ऑप्शन। फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा कि इस पर जो कार्य किया जा रहा है, चूंकि इसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लगातार इसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इस पर जो किया गया कार्य होगा वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, और इस गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2m इंटू वी स्क्वायर, और v चूंकि यहाँ पे दो ठो लग रहा है इसलिए v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा पे कार्य करेगा कार्य के लिए, तो इसका उपयोग आप करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताइएगा कि क्या आपका आंसर आया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं कल पुनः एक नए चैप्टर के नए प्रश्नों के साथ। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि प्रयोगशाला परिचारक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सारे के सारे आपके इस क्वेश्चन के अंतर्गत आएंगे। तो आज हमने कार्य के बारे में जाना और साथ ही साथ कार्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा किया कि किस तरीके से कितने क्वेश्चंस कितने प्रकार से जो है पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों को भी शेयर करिएगा। अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, चलिए।